हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी तक में हम आप लोग के सामने नंबर सिस्टम का 3 पार्ट करवा चुके हैं, 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में आपके सामने रखे हैं। और आज जो आपका क्लास होने वाला है नंबर ऑफ फैक्टर से संबंधित एसएससी सीजीएल के मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उस सारे प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। उस सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका देखे होंगे। तो उम्मीद करते हैं जो बच्चे अभी तक के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले इस वीडियो को रोक करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद ही आज का क्लास समझ में आएगा, क्योंकि इसमें वो सारा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है जो पीछे पढ़ाए हैं। क्योंकि आज मेंस वाले प्रश्न को जब बता रहे हैं तो जो पहले बताया हुआ कॉन्सेप्ट जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे नहीं देखे होंगे पहले वो वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाके देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं तो अभी तक में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अब उसी सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट का यूज हम आज के क्वेश्चन पे करेंगे, कैसे मेंस के एग्जाम में उस तरह के कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को समझ में आएगा और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, यूनिक कॉन्सेप्ट आज आपके सामने रखने वाले हैं। वैसे वैसे सवाल जो आज तक आप लोग देखे ना सोचे ना समझे होंगे, और जो सवाल में आ सकते हैं वो सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम उठा के तैयार हो जाइए और एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक बनाइएगा। और इस सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, वहां जाकर के लोड कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का बहुत ही मजेदार सेशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपका 4 पे पावर 11 प्लस 4 पे पावर 12 प्लस 4 पे पावर 13 और 14 तक गया हुआ है। इसमें गुणनखंड की संख्या क्या होगी। अभी तक जो हम लोग सवाल पढ़े उसमें ये हम लोग देख रहे थे कि कोई डायरेक्ट नंबर जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ है ऐसा, इसमें गुणनखंड की संख्या क्या होती थी, कोई एक एग्जैक्ट नंबर दिया होता था। लेकिन क्वेश्चन जो है सीजीएल में 2018 में सवाल को थोड़ा मॉडरेट कर दिया और आपको इस तरह के सवाल में पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे कंफ्यूजन में आ गए होंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं आप लोगों को, जो पहले नहीं पढ़े हैं पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिएगा, तो वही सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर वो पढ़ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। सबसे इसमें क्या करते हैं हम 4 पे पावर 11 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1, 4 पे पावर 1, यहाँ क्या बचेगा आपका 4 पे पावर 2 और यहाँ क्या बचेगा 4 पे पावर 3। अब करना क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 पे पावर 2 कर सकते हैं 4 को, और ये क्या होगा 4 पावर 3 कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 पे पावर 1 4, 16 64 कितना हो गया आपका 80, 80 4 84 1 85। इसको हम क्या कहेंगे 2 पे पावर 22 गुना 85 का मतलब क्या था 17 बचे 85, 5 गुना 17। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इस चीज को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर ये पीछे पढ़े होंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर क्या बताए थे, दी गई संख्या को अगर सबसे पहले पावर के रूप में लिख देते हैं, अब वहां संख्या के फॉर्म में लिख दिए, प्रत्येक पावर में क्या करना है टोटल फैक्टर के लिए प्रत्येक पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है। 22 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 23, 5 में जोड़ेंगे कि यहाँ पावर 1 है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, 23 दूना 46, 46 गुना 2, 6 गुना 12, 4 दूना 8 1 9। इसका मतलब हो गया कि दी गई संख्याओं में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 92 हो गए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले संख्या को गुना के फॉर्म में लिख लिए पावर के फॉर्म में, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले ही बताएं प्रत्येक पावर में 1 जोड़ के क्या करते हैं गुना कर देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है n बराबर 2 पर पावर 9, 3 पे पावर 7, 5 पे पावर 7, 9 पे पावर 5 हो तो ये दी गई संख्या कुल कितने पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाज्य है। मतलब हमें इसमें पता करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर के रूप में रहता है उसी नंबर ऑफ फैक्टर जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म वो पहले ही बताए हैं। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स बराबर क्या बताए थे आपको, याद कीजिएगा कि प्रत्येक पावर में कितना से भाग देना है 2 से भाग दे करके जो भागफल मिला उसमें 1 जोड़ देते हैं। 2 से भाग करेंगे 2 चौका 8, 4 4 1 5, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6 3 1 4, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6 3 1 4, 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4 1, 2 दूना 4, 2 बार में 2 1 3। बस भाग देना है, जो एग्जैक्ट नंबर के रूप में आपको निकल रहा है उससे क्या वही आपको लिखना है। पॉइंट को आपको छोड़ना है, जो परफेक्ट नंबर मिल रहा है जो आपका पूर्ण संख्या के रूप में भागफल मिला उसको लेना है। क्या करेंगे यहाँ 5 का 20, 20 का 80, 80 तिया कितना हो गया 240। इसका मतलब है कि दी गई संख्या में कुल कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे 240 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन हम बार बार फिर कह रहे हैं जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को अभी नहीं समझे वो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख लीजिए, फिर
वीडियो को देखिएगा, समझ में ज़्यादा अच्छे तरीका से आएगा। बहुत ही सब सारा क्वेश्चन जो है मेंस के क्वेश्चन को है, ध्यान से देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि n बराबर 9 पे पावर 6 हो तो ये जो है कुल कितने धनात्मक घनों मतलब पावर 3 वाली संख्या से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले क्या बोले हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर पावर 6, 3 पावर कितना हो गया 6 दूना 12। और याद कीजिएगा नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स क्या बताए थे, इसके लिए आप लोग को याद होना चाहिए। पूर्ण घन वाले संख्याओं का पता करने के पावर में कितना से भाग करने बोले हैं, कितना से याद कीजिए 3 से। 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 3 चौका 12 और भाग करके क्या बोले हमेशा भाग करके कितना ऐड करते हैं भागफल में 1 ऐड करते हैं, 3 चौका 12। इसका मतलब हो गया उत्तर कितना हो गया आपका 5। मतलब दी गई संख्या में कुल कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो 5 परफेक्ट क्यूब होंगे तो 5 परफेक्ट क्यूब होंगे। स्क्वायर के लिए पावर में 2 से भाग करके 1 जोड़ते हैं और घन के लिए पावर में 3 से भाग करके 1 जोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने वो स्क्रीन पे डाला हुआ क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाइए। वो क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट आप देखिए जो बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपके सामने है कोई परफेक्ट स्क्वायर 16, जो किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको 4 का स्क्वायर दिख रहा है। अगर हम 16 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं 1 2 4 8 और 16, आया कि नहीं आया। 16 का ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, आगे वाले सारे प्रश्न इसी पे बनने वाले हैं। 16 को एक संख्या था जिसका अगर हम गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या आ रहा है 1 2 4 8 6। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कुल कितने गुणनखंड आए इसमें, बताइए कितना आया गुणनखंड 5 गुणनखंड आया। जैसे हम लेते हैं कोई और परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीजिए, मान लेते हैं हम 25 ले लेते हैं, 25 लेते हैं, यानी कि इसको आगे बताएंगे। पहले 16 का इतना हो गया आपका। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रथम और लास्ट, शुरू से प्रथम और अंतिम से प्रथम का गुणनफल कितना हो गया, शुरू से प्रथम अंतिम से प्रथम का गुणनफल कितना हो गया 16। शुरू से दूसरा अंतिम से दूसरा का गुणनफल क्या हो गया आपका 16। क्या समझ में आ रहा है बात यहाँ से आपको कि कोई भी संख्या का जब फैक्टर होगा वो प्रारंभ से जो स्थान पर होगा और अंतिम से भी वही स्थान वाले संख्या का गुणनफल हमेशा आपका क्या मिलेगा तो बराबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है। प्रथम से जो संख्या होगा, प्रथम से स्थान शुरू से और अंतिम से भी सेम स्थान वाले संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा बराबर होगा। दिख रहे हैं यहाँ भी 16 हो रहा है, यहाँ भी 16। जैसे अगर आपको निकालना हो फायदा हम 24 का लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा हमारी बात को आप। 24 का क्या होगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर हुआ इसका। कुल कितने फैक्टर हुए इसके 9 फैक्टर हुए। ध्यान समझिएगा, यहाँ प्रथम शुरू से प्रथम अंतिम से प्रथम का गुणनफल क्या हुआ 24, शुरू से दूसरा और अंतिम से दूसरा का भी गुणनफल क्या हुआ 24, शुरू से तीसरा अंतिम तीसरा का गुणनफल क्या हुआ 24 और फिर देखिए दोनों का गुणनफल क्या हुआ 24। इसका मतलब क्या समझ में आया, किसी भी संख्याओं का जो फैक्टर होता है शुरू वाले स्थान पे और अंत वाले स्थान जो संख्या होता है सेम पोजीशन वाला का, जो स्थान शुरू से हो वही स्थान अगर अंत से भी हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या मिलता है बराबर मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्या समझ में आया कि कोई भी संख्या के फैक्टर्स जो होते हैं शुरू से समान स्थान वाला शुरू से और समान स्थान वाला अंत से, दोनों का गुणनफल हमेशा क्या मिलता है बराबर मिलता है। इसको हमेशा ही आपको यहाँ पे समझाना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में यहाँ पे आया होगा, समझ में आया होगा। कोई भी संख्या का गुणनफल जो होता है, गुणनखंड का जो गुणनफल होगा शुरू से स्थान अंत से स्थान सेम स्थान वाले संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा क्या होता है बराबर होता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग के रूप में है, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा कि जो संख्या है उसका वर्गमूल 16 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है 4 होता है, वर्गमूल 4 होता है। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके वर्गमूल और 1 के बीच में जितना फैक्टर होगा उसके वर्गमूल और उस संख्या के बीच में ही क्या होगा उतना ही फैक्टर होगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको। फिर समझिएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल और 1 के बीच में जितना फैक्टर होगा उतना ही फैक्टर उस संख्या और उस संख्या और वर्गमूल के बीच में होगा। याद रखिए 16 का वर्गमूल क्या है 4, 1 और 4 के बीच में एक फैक्टर अगर है तो 4 वर्गमूल 4 है, 4 और संख्या 16 के बीच में भी क्या होगा एक ही होगा।
नेक्स्ट एग्जांपल को समझिए। जैसे आपके सामने कोई पूर्णवर्ग संख्या आपको मान लेते हैं 81 दे दिया। 81 किसका स्क्वायर होता है पता होगा आप लोग को, 9 का स्क्वायर होता है। पूर्णवर्ग संख्या है 81 का रूट, अगर 81 का हम रूट निकालते हैं, 81 का रूट निकालते हैं तो क्या निकलेगा, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं आज। 9 होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 के बाद 27 हो जाएगा, 27 के बाद क्या हो गया, 81 हो गया। यहां भी देखिए संख्या का वर्गमूल 9 है, संख्या और उसके रूट 81 को क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं। संख्या के रूट और 1 के बीच में यहाँ पे उतना ही फैक्टर है जितना रूट और संख्या के बीच में। उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या के वर्गमूल और 1 के बीच में उतना ही फैक्टर होता है जितना संख्या और वर्गमूल के बीच में होता है। अर्थात किसी भी पूर्णवर्ग संख्या के वर्गमूल के जितने दाईं ओर फैक्टर होगा उतने बाईं ओर फैक्टर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते हुए जाइएगा सारे कॉन्सेप्ट को। देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 3, 2 कॉन्सेप्ट पीछे बताए हैं। कॉन्सेप्ट 3, कोई भी संख्या चाहे संख्या सम हो या विषम हो, कोई भी संख्या 12 लेते हैं, कोई भी संख्या हम यहाँ एक मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, छोटा 12 है थोड़ा और बड़ा ले लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम 26 ले लिए, चलिए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या एक 25 ले लिए, पूर्ण वर्ग को हटाइए। कोई विषम संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 27 ले लिए, कोई विषम संख्या यहाँ पे क्या ले लिए, 15 ले लिए। ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। कोई भी संख्या चाहे सम हो या विषम हो, अगर इसका फैक्टर निकालते हैं 1 2 3 4 6 और 12, 26 का 1 2 26 नहीं लीजिए तो छोटा कम ही फैक्टर आ रहा है, 24 कर देते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 और 24, 27 का लेंगे तो 1 3 9 और 7। यहां ध्यान दीजिएगा 15 लेंगे तो 1 3 5 और 15, 27 होगा, यहाँ पे 15 है। क्या देखिए यहाँ इवेन भी हम लेके चले हैं, इवेन भी लेके चले हैं, ऑड भी लेके चले और ऑड भी लेके चले। तो चाहे इवेन हो या कोई भी संख्या जिसके नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ फैक्टर ध्यान देखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए कुल फैक्टर कितना आया इसमें, यहाँ भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितना है 8 है। यहाँ देखिए कितना फैक्टर आया, 4 है। यहाँ देखिए कितना फैक्टर आया, 4 आया। तो क्या समझ में आ रहा है बात कि कोई भी संख्याएं चाहे सम हो या विषम हो, उसके गुणनखंड की जो संख्या होगी, ध्यान समझिएगा, चाहे संख्या सम हो या विषम हो, उसे गुणनखंड की संख्या हमेशा ही क्या होगी, तो सम होगी। संख्या सम रहे या विषम रहे, उसे गुणनखंड की जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, तो सम होगी। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे संख्या सम हो या विषम, उसके गुणनखंड नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा वो हमेशा किस संख्या में होगा, तो सम संख्या में होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। 3 पॉइंट आपको बताएं, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, कोई भी अभाज्य संख्या ले, उसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होगा, 2 होगा, तो पता ही होगा आपको। अब देखिए कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, चाहे 25 हो 16 हो, सम विषम सब लेके चलते हैं, 49 हो 64 हो, जो भी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में होगा उसके गुणनखंड की संख्या हमेशा विषम होती है। ये आपको दिखाना है। देखिए 25 का फैक्टर क्या होगा, 1 5 और 25, 16, ये किसका वर्ग है, 5 का स्क्वायर है। ये किसका वर्ग है, 4 का। देखिए 16 1 2, उसके बाद ले लीजिए आप यहाँ पे 4 8 और 16, 49 1 7 और 49, ये किसका वर्ग है, 7 का स्क्वायर है। 64, ये किसका स्क्वायर है, 8 का। 1 2 4 8 16 और 64, तो सबके नंबर ऑफ फैक्टर ध्यान दीजिएगा, सबके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए कितना आया, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 है, 3 2, यहाँ कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 है, यहाँ कितना है 3 है, 3 4 5 1 2 3 4 5 6, नहीं कुछ और छूट रहा है इसमें, 64 है, 64, ये हो जाएगा 1 2 4 और 38 लगेगा, 64 8 गुना 16 32 गुना 64 छूट गया था यहाँ, 16 के बाद 32 और कितना हो गया, आना ही है, लिखने में मिस्टेक हो सकता है। 16 32 और 64 सब मिला के कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7 आया 7। तो क्या कॉन्सेप्ट पता चला कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है
तो उसके गुणनखंड की संख्या हमेशा ही किसमें होगी, विषम होगी। उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होंगे, विषम होंगे। इसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होंगे, तो विषम होंगे। यही हमें आपको समझाना था कि संख्या अगर सम हो या विषम, लेकिन उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होंगे, सम होंगे। लेकिन संख्या अगर पूर्ण वर्ग हो तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या हमेशा क्या होगा, विषम होगा। फिर बताए कोई भी संख्या का फैक्टर जो होता है शुरू से स्थान वाले और अंत से सेम स्थान वाले संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बताए फिर आपके कॉन्सेप्ट आपको ये बताएं कि कोई भी संख्या के, कोई भी पूर्णवर्ग संख्या के वर्गमूल और एक के बीच में जितना संख्या होगा उतना ही फैक्टर आपको वर्गमूल और संख्या के बीच में होगा। अर्थात किसी भी पूर्णवर्ग संख्या के वर्गमूल के जितना दाएं ओर संख्या होगा, फैक्टर होगा, उतना ही क्या होगा, उसके बाएं ओर फैक्टर होगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। जो समझ गए हैं वो ठीक है, जो नहीं समझे वीडियो को फिर बैक करके सारे कॉन्सेप्ट को देखिए। इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। देखिए चंद सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनता है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है, संख्या 1 और रूट n के बीच 31 गुणनखंड हैं, तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब मेरी बात समझिए, कोई एक संख्या n है, इसका 1 और रूट n, कोई संख्या 1 है, 4 को क्या कहेंगे, मेरी बात समझिएगा, रूट वाला कहेंगे, संख्या जो भी है उसका रूट n, 1 और रूट n के बीच में जितना गुणनखंड है क्या बताया, उतना ही क्या होगा, संख्या और उसके वर्गमूल के बीच में होगा। संख्या अगर आपका n है तो इसके भी बीच में कितना गुणनखंड होगा, 31। यही ना बताए थे, कोई भी संख्या के वर्गमूल और 1 के बीच में जितना गुणनखंड होगा उतना ही गुणनखंड संख्या और उसके वर्गमूल के बीच में होगा। अगर 1 और रूट n के बीच में 31 है, मतलब रूट n और 31 के बीच में भी कितना होगा, 31 हो गया। इसका मतलब है कुल गुणनखंड, खुद बताइए कितना होगा, कॉन्सेप्ट याद रखिए। 31 यहाँ, 31 यहाँ, 31 कितना हो गया, 62, 1 63 64 और 1 ये 65, सब मिला के कितना हो गया, मतलब दी गई संख्या में कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 35। संख्या n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 35 गुणनखंड होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या n स्क्वायर के 19 गुणनखंड है, मतलब पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का जितना भी गुणनखंड होता है उसके वर्गमूल का गुणनखंड क्या, वर्गमूल का गुणनखंड क्या होता है, बीच में होता है। तो n स्क्वायर गुणनखंड अगर 19 है, इसका मतलब है कि n, मेरी बात समझिएगा, n स्क्वायर का गुणनखंड, तो 1 और रूट n के बीच में जितना होगा, 1 और रूट n के बीच में जितना गुणनखंड होगा ना, जितना 1 और रूट n, उतना गुणनखंड रूट n और n के बीच में होगा। और आपको कहा गया है n स्क्वायर का सब मिलाकर के 19 गुणनखंड है, तो 3 हटाइए यहाँ से, एक यहाँ, एक ये हटाइए, एक ये हटाइए, बचा कितना आपका 16 गुणनखंड। मतलब अगर यहाँ पर 8 है, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा। दोनों के बीच में अगर 8 है, दोनों के बीच में 8 होगा, तब ना 8 8 16 17 18 और कितना हो गया, 19 हो गया। मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से 1 और रूट n के बीच में कितना गुणनखंड हो गया, 8 गुणनखंड हो गया। रूट n है, रूट n स्क्वायर है आपका, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर का रूट n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, n, मतलब n जो 1 और n के बीच में अगर n गुणनखंड है तो n और n स्क्वायर के बीच में कितना गुणनखंड होगा, 8 होगा। तो आपको ये पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, मतलब n के गुणनखंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। तो n के गुणनखंड क्या होंगे, खुद सोच के बताइए आप। देखिए यहाँ अगर ये 16 का रूट क्या 4 है, तो 4 के गुणनखंड कितना होंगे, 4 1 से लेके 4 तक काउंट कर लेना, 1 2 3 था ना। उसी प्रकार से n तक में कितना होगा, कुल n से तक में बीच में 8, एक ये कितना हो जाएगा, 8 जोड़ 2 बराबर 10। मतलब n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 10 गुणनखंड होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि n स्क्वायर है, n स्क्वायर का रूट n निकलेगा, n का फैक्टर जो भी होगा n का फैक्टर होगा। बीच में 8 था, एक ये लीजिए, एक ये लीजिए, सब मिला के 10 फैक्टर इसका हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, कोई यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरू से 19वें और 35वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है। क्या बताएं, अगर किसी संख्या का गुणनफल अगर बराबर है, 1 और 16 संख्या के बराबर है, 2 और 8 संख्या के बराबर है, कब बराबर होता है, तो शुरू से जो स्थान हो, अंत से भी क्या हो, वही स्थान हो, अंश वही स्थान हो, तब ना दोनों का गुणनफल संख्या के बराबर होगा। इसका मतलब कहा गया है कि कोई भी एक संख्या है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक संख्या है जिसके शुरू से 19वां, शुरू से 19वां, एक ये होगा, शुरू से जो 19वां संख्या होगा, 19वां जो शुरू से होगा, 19वां शुरू से जो 19वां होगा, शुरू से जो 19वां होगा, तथा अंत से और शुरू से 35वां, और जो शुरू से 35वां होगा, आप खुद बताइए, जो शुरू से 35वां होगा, कोई भी संख्या मान लेते हैं ये अगर ये शुरू से 35वां है, मतलब ये अंत से क्या होगा,
क्या होगा अंश से, क्योंकि गुणनफल बोला है शुरू से 19वां और शुरू से 35वां का गुणनफल बराबर है संख्या के। इसका मतलब है शुरू से 19वां है, अगर वो अंत से भी 19वां होगा तभी क्या होगा, गुणनफल संख्या के बराबर होगा। इसका मतलब है ये संख्या जो है अंत से कितना होगा, अंत से 19वां होगा। बात समझ रहे हैं हमारी, अंत से भी क्या होगा, ये आपका 19वां होगा, ये अंत से 19वां है, मतलब इसके इधर कुल कितना गुणनखंड होगा, इसके इधर जो संख्या होगा, जो भी संख्या आपका n है, इसके इधर कुल कितना गुणनखंड होगा, 7 गुणनखंड होगा। यहाँ तक में n को छोड़ करके 6 और यहाँ तक में इसके इधर कुल कितना गुणनखंड होगा, टोटल 8 गुणनखंड होगा। यहाँ तक में 35 होगा, इसके बाद 8 होगा, तो कुल मिला करके 19 से 18 होगा, 19वां है। अगर अंत से 19वां जिससे पहले कुल कितना होगा, 18 होगा, तो कुल गुणनखंड क्या होगा, 35 तो शुरू से यहाँ तक में है, इसके बाद 18 है, 35 प्लस 18 बराबर कितना हो गया, 53। इसका मतलब है कि दी गई संख्या का कुल कितना गुणनखंड होगा, तो 53 गुणनखंड होगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई भी संख्या n है, कहा गया इसके शुरू से 19वां और शुरू से 35वां का जो गुणनफल है संख्या के बराबर है, वो कब बराबर होता है, जब शुरू से जो स्थान हो वही स्थान अंत से भी हो, तभी गुणनफल संख्या के बराबर होता है। मतलब अगर ये शुरू से 19 है और ये शुरू से 35 है, मतलब ये अंत से 19 होगा, तभी तो गुणनफल संख्या के बराबर होगा। अगर ये अंत से 35 है, मतलब इससे पहले कुल कितना गुणनखंड, 18 गुणनखंड है, यहाँ तक में 35 है शुरू से, इसके बाद 18 है, सब मिला के संख्या n का कुल कितना गुणनखंड हो जाएगा, तो 53 गुणनखंड हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कुछ यूनिक बात हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हम आते रहे। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है n बराबर 3 पे पावर 13 प्लस, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, 3 पे पावर 13 प्लस 3 पे पावर 14 माइनस 12 है, तो n के अधिकतम अभाज्य गुणनखंड, मतलब n का वो मैक्सिमम संख्या अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या क्या होगी, जिससे ये विभाज्य होगा, तो महत्तम अभाज्य गुणनखंड। अगर सिंपल अभाज्य गुणनखंड पूछता तो पीछे आपको पाठों में पढ़ा चुके हैं, तुम्हें बता चुके हैं आप लोगों को, लेकिन मैक्सिमम अभाज्य गुणनखंड कौन सा संख्या है जो मैक्सिमम है और वो अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ये भी CGL में 2018 का प्रश्न है, CGL मेंस 2018 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आपको। अब ध्यान दीजिएगा, कितना अच्छा सवाल है, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा, अगर इसमें हम 3 पे पावर क्या है, 3 अगर कॉमन कर ले, यहाँ है ना 3 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कितना है आपका 3 पावर 13 प्लस 3 पावर 14 माइनस 13, अगर यहाँ 3 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो 3 पे पावर 13 और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 3 पे पावर 13 अगर कॉमन कर ले, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3 पे पावर 1 और ये क्या होगा माइनस 12, 3 पावर 13 कॉमन करेंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 13 ये 14 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 13 और 3 1 4 माइनस 12। अब देखिए इसमें क्या, यहाँ भी आपको 12 दिख रहा है ना, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, क्यों 12 का मतलब क्या होता है 4 गुना 3, 4 दोनों में है। अगर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है 12, अगर इसमें हम 4 कॉमन कर लें, 4 दिया 12, अगर 12 कॉमन कर ले, 12 कॉमन कर ले, मतलब 4 भी कॉमन कर लिए, 3 भी कॉमन कर लिए। ध्यान देखिएगा, अगर 3 कॉमन किए यहाँ से, 3 पावर 13 में से कितना हो गया अंदर में 12 बचा और यहाँ पे कितना बचा, क्योंकि 4 दिया 12 यहाँ भी, 4 दिया 12 यहाँ भी निकाले, 3 पे पावर 12 बच गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा, 3 पे पावर 12 को कर सकते हैं 3 पर पावर 6 माइनस 1 इंटू 3 पर पावर 6 प्लस 1। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3 पे पावर 6 क्या होता है बताइएगा आप लोग खुद से, थोड़ा क्वेश्चन है, बचा हुआ सवाल नहीं, थोड़ा समझना है। 3 पे पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, 3 पे पावर 6 इसका वैल्यू होता है आपका 729, 3 पावर 6 729, इसको हम कह सकते हैं 12 गुना 729 माइनस 1 क्या हो गया 728, 729 प्लस 1 कितना हो गया, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा 730। मतलब इस संख्या को जो हम फैक्टर के रूप में निकाले हैं ये संख्या को, तो क्या मिला इतना, ऐसे बताइए किससे भाग लग रहा होगा, अगर इसमें हम 73 से भाग करते हैं तो भाग लग जाएगा ना, क्योंकि 73 देंगे 730, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, दी गई संख्या में केवल 73 संख्या भाग संख्या है, इससे भाग करेंगे तो पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। तो पहले करना पड़ेगा आपको फैक्टर करके निकालना पड़ेगा, इस सवाल को फैक्टर करके निकाल लिए, लास्ट में देखिए किस जब गुणनफल के फॉर्म में पाया गया 730 मिला, 730 में कितना से भाग लग जाएगा, तो 73 से भाग लग जाएगा, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, दी गई संख्या में मैक्सिमम अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी 73 होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोकिए, फिर बैक से एक बार देखने का प्रयास कीजिए। आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को हम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस लेवल से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है 225 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितने संख्या के गुणनखंड की संख्या विषम है। आप जानते हैं गुणनखंड की संख्या विषम केवल किसका होता है, केवल किसका होता है बताइएगा आप, जो पूर्ण वर्ग होता है।
पूर्ण वर्ग वाले का ही विषम होता है, उसको छोड़ करके सारे क्या होता है आपका सम होता है ना। इसका मतलब जो भी पूर्ण वर्ग है उसको आप लिख जाइए। ये सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग वाला संख्या लीजिए। पूर्ण वर्ग कह रहा है एक, अगर 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ते हुए 14 का स्क्वायर लेंगे तो कितना 196 और 15 का स्क्वायर लेंगे 225। चूंकि मैं 225 से कम बोला है इसको तो लेंगे ही नहीं। और हम इस और बार बार क्यों बोल रहे हैं हम इस चीज को आपको, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसी के गुणनखंड विषम संख्या में होंगे, मैं उसको छोड़ करके सारे संख्या जो होंगे उसे गुणनखंड सम में होंगे। तो हम देख लिए सब मिलाकर के कुल कितना 225 लेना था ना आपको, 225 संख्या में से 225 को तो आपको हटा देना है। कितनी संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड क्या हो विषम हो। तो क्या देखिए 1 से लेकर के 225 से पहले 196 कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिलाकर के 14 संख्या ऐसे होंगे जिसके गुणनखंड क्या होंगे विषम के रूप में होंगे। उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो गुणनखंड का संख्या होता है वो विषम होता है। हम पता कर लिए कि 225 तक में कुल कितना संख्या है जो विषम जो वर्ग संख्या के रूप में है, तो पाया गया कुल 14 संख्या है जो वर्ग संख्या के रूप में है। इसका गुणनफल क्या आएगा आपको विषम आएगा। ये आपको पता करना था 225 तक में कुल कितने संख्या ऐसे हैं जिनके गुणनखंड की संख्या विषम होगी। कुल कितने संख्या होंगे 14 होंगे, क्योंकि 15 लेना ही नहीं है आपको, 15 को कम बोला है तो 15 को आपको छोड़ देना है। इसलिए आपको सब मिला के कितना हो गया उत्तर 14 हो गया। ये कॉन्सेप्ट सब बैक जो बताया थोड़ा देर पहले उस पर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है। 50 नंबर आपको कहा गया प्रथम स्वप्राकृत संख्याओं में कितने संख्या गुणनखंड की संख्या क्या है सम है। गुणनखंड की संख्या सम स्वप्राकृत संख्या तक में कितना होगा। तो हम जानते हैं जो पूर्ण वर्ग होता है वो विषम होता है, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। कहां तक आ गया 1 से लेकर के 100 के बीच ही आएगा। और ये सब का फैक्टर क्या होगा बताइए आप, पूर्ण वर्ग है, ये सब जो संख्या इसका फैक्टर क्या होगा आपका सम होगा। और इसका मतलब है बच्चे हुए सारे क्या होंगे विषम होंगे। तो कुल संख्या में 100 लेना था, उस 100 में से कुल 10 संख्या जो आपको मिलने वाला है उसी गुणनखंड की संख्या विषम होगी। इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितने सम गुणनखंड वाले संख्या होंगे तो कुल 90, क्योंकि 100 में से 10 संख्या आपका पूर्ण वर्ग आएगा जिसका गुणनखंड क्या होगा विषम संख्या के रूप में आएगा। इसका मतलब है बचा हुआ 90 संख्या का गुणनखंड क्या होगा सम के रूप में होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है दो आभास संख्या m और n है। आप खुद बताइए दो आभास संख्या अगर हम लेते हैं मान लेते हैं 3 और 5 लिए, इसका गुणनफल करेंगे क्या मिलेगा 15 मिलेगा। इसका फैक्टर क्या बनेगा 1 गुना 3 गुना 5। कुल कितना फैक्टर होगा इसका हमेशा कोई भी आभास संख्या आपको इच्छा हो ले लीजिए 11 गुना 13 दो आभास संख्या गुणनफल क्या होगा 143। इसका अगर फैक्टर करते हैं तो क्या मिलेगा 1 गुना 11 गुना 13। मतलब क्या पता चला अगर दो आभास संख्या का अगर हम गुना करते हैं तो गुना करके जो संख्या हमको मिलने वाला है उसका कुल कितना फैक्टर होगा तो 3 फैक्टर होगा। m और n एक आभास संख्या है, आपको यही पूछा गया है कि m और n एक आभास संख्या है जहाँ गुणनफल जो होगा इसके कुल कितने फैक्टर होंगे बताइए आप लोग। कुल कितने फैक्टर होंगे तो 3 ही फैक्टर होंगे, एक होगा एक m खुद होगा और एक n खुद होगा। बात समझ पा रहे हैं। सॉरी 1 मिनट, एक यहाँ 43 भी है ना 143 छूट गया इसका, एक 15 भी होगा, सॉरी एक 15 होगा, यहाँ क्या होगा 143 होगा। कुल मिला के कितना हो रहा है मिस्टेक हो रहा था बोलने में, कुल कितना हो गया 4। इसका मतलब है इसके कुल फैक्टर कितने होंगे तो कुल 4 फैक्टर होंगे। अगर दो संख्या m और n एक आभास संख्या है उसको गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो आपको संख्या मिलेगा उस संख्या का फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होगा तो 4 होगा। इसको याद में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना पाए होंगे इसको। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। आप जानते हैं 3 गुणनखंड किसका होता है, 3 गुणनखंड किसका होगा आप खुद बताइए। विषम संख्या है मतलब पूर्ण वर्ग के रूप में होगा, जो पूर्ण वर्ग के रूप में होगा उसी का 3 गुणनखंड होगा। और खास करके जो आभास संख्या का वर्ग होगा, मेरी बात समझिएगा, जैसे आपका आभास संख्या है, जैसे कोई आभास संख्या 5 है, इसका अगर वर्ग लेंगे ये 25 का गुणनखंड क्या होगा 1 होगा 5 होगा और 25 होगा। कोई आभास संख्या अगर 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, 1 होगा 7 होगा और 49 होगा। अगर कहेगा सर वर्ग संख्या का विषम होगा 3 नहीं होगा, केवल आभास संख्या
आभास संख्या का जो वर्ग होगा उसी का जो फैक्टर होगा वो 3 होगा। अगर कोई सम संख्या का वर्ग लेंगे वो संख्या आपका विषम में होगा लेकिन 3 नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कोई पूर्णांक संख्या 16 ली, 16 4 का स्क्वायर होता है, इसका फैक्टर देखिए क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16, सब मिला कितना हो गया 5। विषम संख्या में हुआ लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर आपका विषम होगा, 3 नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आभास संख्या का वर्ग अगर हम लेते हैं, कोई आभास संख्या का वर्ग अगर हम लेते हैं उसका फैक्टर हमेशा ही कितना मिलेगा, तो 3 ही मिलेगा। आभास संख्या का फैक्टर कुछ भी लीजिएगा उसका हमेशा ही क्या मिलेगा आपको, 3 ही फैक्टर उसमें आपको मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा यहाँ पे, आप मेरी बात समझिएगा। तो कहा गया सवाल में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ये कह रहा है किसी दो अंकों की कितनी संख्या के केवल 3 गुणनखंड है। केवल 3 गुणनखंड किसका होगा, जो आभास संख्या का वर्ग होगा। आप देखिएगा 1 का स्क्वायर लेंगे तो सॉरी आभास संख्या 2 होता है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, उसका अगला आभास संख्या 11, 11 का स्क्वायर 121 कीजिए तो 3 अंक का हो गया। हमें चाहिए कितने अंक की संख्या, केवल कितने अंक की संख्या चाहिए, केवल हमें 2 अंक का। क्या इसको हम लेंगे, ये तो एक ही अंक का मिलेगा संख्या, तो कुल कितने संख्या होंगे जो जिनके 3 गुणनखंड होंगे, तो कुल मिला के कितने संख्या हो गए, 2 संख्या हो गए। मतलब 2 अंकों की कुल 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड की संख्या हमेशा क्या होगी, तो 3 होगी, क्योंकि जो आभास संख्या का वर्ग होगा उसी का गुणनखंड 3 होगा। तो ये आभास संख्या 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, अगला 11, 11 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 7, 5 हो गया ना, 7 भी ना होगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका यहाँ 49, मिस्टेक हो रहा था अभी। इसका फैक्टर कितना होगा 3, इसका मतलब है कुल मिला के कितना फैक्टर हो गया 3 का, ये भी तो नहीं लेंगे ना, 3 भी तो 2 ही है आपका ना, 3 का स्क्वायर जब एक ही संख्या है आपका, हमको 2 अंकों की संख्या लेना है, कुल मिला के कितना हो गया, मिस्टेक हो रहा था, कुल कितना हुआ, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा आभास संख्या जो है लेकिन 1 अंक की संख्या है ना, हमको संख्या चाहिए 2 अंक का, मतलब ये दोनों नहीं होगा, केवल क्या लेंगे 25 और 49, 2 संख्या ऐसा होगा जो 2 अंक का भी है और कुल गुणनखंड 3 होगा। मतलब करना क्या है, डायरेक्ट आभास संख्या वाले गुणनफल को, आभास संख्या वाली संख्या आपके सामने है उसका वर्ग निकाल दीजिए, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आभास संख्या का जो वर्ग होगा उसका फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा कितना होता है, 3 होता है, और हमें लेना था मात्र 2 अंक तक की संख्या, तो हम 9 तक को नहीं लेंगे, और 5 7 के बाद अगला 11 होता है 121, उसको भी नहीं लेंगे, कुल मिला के कितना हो गया उत्तर आपका 2 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है कि दी गई संख्या का विभाजन में किससे हमें विभाज्य होगा, आपको ये पता करना है, और आसान तरीका है पता करने का। अगर इसको देखिए क्या क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, अगर इसको हम ए क्यू, इसको बी क्यू, इसको सी क्यू मान ले, हम जानते हैं ए क्यू इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। अब देखिए अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो क्या मिला हमें ए प्लस बी प्लस सी, 46 7 53, माइनस में और प्लस में क्या मिल गया आपको 56 माइनस सॉरी 53 माइनस 46 माइनस 7 बराबर 0 मिल गया ना। एबीसी का योगफल 0 आ गया, इसका मतलब हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 3abc, मतलब 3 गुना ए का मान 53, बी का मान 46 और यहाँ हो गया आपका 7, मतलब ये जो मान निकलेगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या मिलेगा 3 गुना 53 गुना 40 गुना 7। अब देखना है इसमें किससे भाग लग रहा है, 6 और 9 से भाग लग रहा है क्या, 6 से नहीं लग रहा है भाग, काम खत्म, ये ऑप्शन होगा नहीं। 2 और 21 से, 2 से तो भी लग रहा है, और 21 से 27 से किससे भी भाग लग रहा है आपका, बी से भी लग रहा है। सी देखिए तो 23 गुना 40 सी से भी लग रहा है, ऑप्शन क्या होगा आपका बी सी एंड डी, 2 21 और 23। इसमें आपको किस किस से भाग लगेगा, इसमें आपको किस किस से भाग लगेगा, तो सोच सकते हैं 2 से भी लगेगा, 21 से भी लगेगा और 23 से भी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, बोथ सी एंड डी। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल था, ये भी अलजेब्रा का थोड़ा सा यूज किया हुआ था इसमें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सवाल आपका है 1000 का क्यूब में, क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें 111 का क्यूब, 222 का क्यूब, 167 का क्यूब, में किससे भी भाज्य है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। यहाँ तो एबीसी के टर्म में है नहीं, 4 टर्म चला गया एबीसीडी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई सवाल है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग कीजिए और आपको बता देते हैं इसका सोल्यूशन आप लोग को QOD 1 में कराया गया है। पीछे आप देख लीजिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जिसको हम बहुत
डिब्बी तरीका से आप लोग को हम बता चुके हैं। QOD1 का लिंक आपको डाला हुआ है, वहां जाकर के देखिएगा इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वहां आपको बताएं QOD1 में, वहां जाके देखिएगा ये सवाल को बहुत ही यूनिक तरीका से आपको बताएं, कई कॉन्सेप्ट इससे निकाल के आप लोग को हम बताएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर के लिए QOD1 जरूर देखिएगा, वहां जाकर के देखिए और देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आएगा। अगर समझ में आए तो वहां भी आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए। आप लोग वहां जाकर के इस क्वेश्चन को देखें, इसका आंसर वहां पे अवेलेबल है QOD1, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, उसको आप देख चुके हैं, वहां आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का सेशन नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन आप लोग को आज बताएं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, पूरा मैथ्स लेवल का हाई लेवल सवाल था, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, देखे होंगे और समझे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा, हमेशा जुड़े रहे होंगे। अगर आप लोग को समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कल फिर आते हैं इसी के और भी अच्छे सवाल के साथ, कुछ और सवाल बचा हुआ है उसके सवाल के साथ आप लोग नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, रिवीजन कीजिए। कल फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। इस सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाके कुल मिला के 60-70 क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो अभी जो स्टार्ट किए उससे पहले वाला सवाल पीछे आपको 3 पार्ट में बता चुके हैं, उस तीनों पार्ट को देखिएगा तो अभी तक के 40 से पहले वाले सारे प्रश्न आप वहां पे सॉल्व कर पाएंगे, सारे वहां पे करवाया जा चुका है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन को मटेरियल को सॉल्व करने से पहले PDF को तीनों पार्ट को देख लीजिएगा, फिर बचे हुए क्वेश्चन को हम कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। तब तक आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पूरे वीडियो देख करके पढ़ने का लुत्फ उठाते रहिए।